सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जनरल स्टडीज़ के BYQ किरण पब्लिकेशन से आज हमारा सेशन नंबर सेकंड होगा। मिडाइवल हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री हम सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 15 लेक्चर्स ऑलरेडी। ये सेशन नंबर 2 है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 to 51 कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस आपके सिखिज़म से रिलेटेड हैं इसमें, जिसमें हमने ऑलमोस्ट उसको अराउंड 50% हमने सिखिज़म कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर ही 3-4 क्वेश्चंस के अंदर हमने 50% सिखिज़म कंप्लीट कर लिया है, जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के सेशन में कवर हुए हैं। इस सेशन को कंप्लीट देखना, एंड तक आप इस सेक्शन में जुड़े रहना। एंड तक इस सेशन को देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आपके CGL CHL एग्ज़ाम 2021 के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। इसका निज़ामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई एंड तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जितने भी सेंट्स हैं, सूफी सेंट्स और ये हमारे भक्ति सेंट्स, ठीक है ये सब इनका टाइम पीरियड लाइक निज़ामुद्दीन औलिया साहब, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये आपको पता होगा दिल्ली के एक सूफी सेंट थे। ठीक है, इनकी दिल्ली में दरगाह भी बनी हुई है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, इनकी दरगाह भी है दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में। ठीक है, तो ये एक सूफी सेंट थे, ठीक है, जो कि दिल्ली के थे। और ये कौन से टाइम पीरियड में ये आए थे, तो ये अराउंड 14 सेंचुरी के में आए थे। ठीक है, 14 सेंचुरी में ये थे प्रेजेंट। और बाकी जितने भी ये 3 हमारे ये भक्ति सेंट्स हैं, ठीक है, ये कब आए थे, ये हमें 15 सेंचुरी में आए थे। ठीक है, ये 15 सेंचुरी AD में ये प्रेजेंट थे, राइट। और जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं वो 14 सेंचुरी में आए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन शिवाजीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता था, यानी इस पोस्ट को उस टाइम पे क्या कहा जाता था शिवाजी के टाइम पे। ठीक है, तो इनको पेशवा कहा जाता था। ठीक है, आपने कुछ मराठा मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें पेशवा टर्म काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो पेशवा कुछ और नहीं, वो क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर, राइट। एक काउंसिल के, एक सभा के वो क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, पेशवा उनको कहा जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशेंट इन। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये किस में प्रोफिशेंट था। ठीक है, तो ये फिलॉसफी में काफ़ी प्रोफिशेंट था। ये लिंग्विस्टिक भी था, एक्चुअली इसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के बारे में पता था, लाइक पर्शियन। ठीक है, पर्शियन, उर्दू और भी लाइक संस्कृत का भी ये स्कॉलर था। ठीक है, तो काफ़ी सारा इसको लैंग्वेजेस के बारे में पता था, इसलिए लिंग्विस्टिक भी था, राइट। और ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में, और कैलीग्राफी भी ये करता था। ठीक है, तो बट इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 कि ये फिलॉसफी में काफ़ी प्रोफिशिएंट था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज। ठीक है, तो मुस्लिम पावर आपको पता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 7th सेंचुरी में अपना स्टार्ट हुआ था, राइट। 7th सेंचुरी AD में मुस्लिम पावर का डोमिनेंस इंडिया में स्टार्ट होने लग गया था। ठीक है, तो ये कौन से बैटल के बाद बेसिकली ये शुरू हो गया था, तो ये फर्स्ट और सेकंड, जो आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड बैटल हुए थे, बैटल ऑफ थरेन, जो कि आपके 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ थरेन हुआ था। देन 1192 में आपका सेकंड बैटल ऑफ थरेन हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी के। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट बैटल में तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाया था, बट सेकंड बैटल में कुछ डिप्लोमेसी और कुछ चीज़ें कर करके, कुछ टैक्टिक्स अपना के इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था। ठीक है, और सिंस हमें पता है कि मोहम्मद गौरी जब इंडिया आया था, जब इसने इंडिया विजिट किया था, हमने ये डिस्कस किया था अभी शायद लास्ट सेशन में, कि मोहम्मद गौरी जब इंडिया आया था तो वो अपने साथ एक अपने स्लेव कह सकते हैं, अपने गवर्नर कह सकते हैं, उसको लेके आया था, जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ आया था इंडिया विजिट करने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी तो वापस अपने
चला गया था, यानी मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया था, बट कुतुबुद्दीन ऐबक ये इंडिया में ही रहा था कुछ टाइम तक। इसने सब कुछ चीज़ें लाइक ऑब्जर्व करी इंडिया में, ठीक है। फिर इसने धीरे 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 अपना एक डोमिनेंस इसने स्टार्ट कर दिया था इंडिया में, ठीक है। इसी के बाद से फिर इंडिया में, क्योंकि औरतों का रूलर अब बचा नहीं इतना खास, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था ऑलरेडी, तो इसने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट करी, इसने स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट करी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करी अपनी पूरी, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता है कि कैसे पूरा ये अपना आगे तक चलता रहा, ये पूरी जितने भी अपनी स्लेव डायनेस्टी के बाद जितनी काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई, मुस्लिम डायनेस्टीज, उसके बाद फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। सो इस तरीके से पूरा चलता रहा टिल कि अपना 1857 में फिर ये सब हुआ कि इंग्लिश फिर आए, ठीक है। तो इंग्लिश ने फिर टेक ओवर किया 1857 के बाद से, तो इस तरीके से पूरा चलता गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 38। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूफी श्रेन इन इंडिया इज एट, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूफी श्रेन कहाँ पे है, तो आप सबको पता होगा, काफ़ी फेमस श्रेन है अजमेर में, ठीक है। अजमेर में दरगाह शरीफ है, जिसका क्या जो किसके ऊपर, मतलब किन की वो दरगाह है बेसिकली, तो हजरत तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, चिश्ती ऑर्डर से, ठीक है, उनकी ये दरगाह है, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है कहाँ पे, अजमेर में, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी दूर दूर से विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सूफी सेंट्स, ठीक है। तो त्रिपिताका, धकमा, खानक और साइनोग्योग। तो जैसे कि आपको पता है कि त्रिपिताका किसकी सेक्रेड बुक है, तो त्रिपिताका इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो अपने सेशंस में एंशिएंट हिस्ट्री के। तो ये बुद्धिज्म की यानी बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक कौन सी है, त्रिपिताका, जिसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं, अभी धम्म पिताका, सुत पिताका और विनय पिताका, राइट। ये इसके 3 पार्ट हैं, और बेसिकली इसमें एक एक की टीचिंग्स और बाकी चीज़ें लॉर्ड बुद्धा की इसमें लिखी हुई हैं, राइट। तो ये सेक्रेड बुक है किसकी, बुद्धिज्म की, त्रिपिताका। और जो सूफी सेंट्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है खानक। अब व्हाट इज खानक, तो इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 खानक। नाउ व्हाट इज खानक, खानक इज अ प्लेस, ठीक है। खानक एक प्लेस है जहाँ पे ये जो आपके सूफी सेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, सूफी सेंट्स यहाँ पे क्या करते थे, लाइक अपना जो भी इनको इबादत कह सकते हैं आप, ठीक है, इबादत ये लोग यहाँ पे किया करते थे, यानी कि जो भी इनको कवाली वगैरह जैसे गाते हैं, ठीक है, कवाली वगैरह ये लोग यहाँ पे परफॉर्म किया करते थे यहाँ पे आके, ठीक है। और भी एक तरह की ये स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, स्पिरिचुअल गैदरिंग यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। स्पिरिचुअल गैदरिंग यहाँ पे ये लोग एक साथ बैठ के क्या लाइक फिलोसफी, लिटरेचर ये सब पढ़ा करते थे, ठीक है, फिलोसफी ये लोग पढ़ा करते थे, और भी ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे, जैसे ठीक है, जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, मदरसाज वगैरह होते हैं ना, तो उस टाइप का ये एक एरिया है, ठीक है, खानक, जहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल गैदरिंग इन तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सूफी सेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेस हुआ करता था, ठीक है, खानक। आपको याद रखना है क्या नाम है इसका, खानक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डिड नॉट फाइट फॉर द तुंगभद्रा दोआब, ठीक है। तो ये इसको सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि गोलकोंडा एंड अहमदनगर सुल्तान्स ने इसके लिए, इस तुंगभद्रा दोआब के लिए फाइट नहीं किया था, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कॉमन टू भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कॉमन नहीं है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में, तो जैसे कि पर्सनल लव फॉर गॉड, तो ये दोनों में ही था। एक्चुअली जो सूफिज्म की जब स्टार्ट हुआ था वो इसी प्रिंसिपल पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि जैसे कि काफ़ी सारे जो मुस्लिम रूलर्स उस टाइम पे आए थे, ठीक है, तो वो काफ़ी कट्टर थे, ठीक है, वो काफ़ी कट्टर थे, और मतलब जनरली देखा गया कि हिंदुज़म को बिल्कुल एकदम से ख़त्म करना ही चाह रहे थे, ठीक है, मतलब जितने टेम्पल्स वगैरह होते थे डिस्ट्रॉय करते थे, हिंदूज़ की वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करते थे, और भी जितने रिलीजन्स उस टाइम पर वेल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सिखिज़म आया, तो धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई, बट अगेन वही सब चीज़ें चल रही थी। तो एक तरीके से जो ये कुछ अच्छे लोग यहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ अच्छे लोग निकल के बाहर आए, ठीक है, कुछ सीनियर लोग बाहर निकल के आए, जिन्होंने किस चीज़ की स्टार्ट की, सूफिज़म की स्टार्ट की। सूफिज़म क्या था, इन्होंने सूफिज़म को समझाना स्टार्ट किया इन मुस्लिम पीपल को कि सूफिज़म इज़ द पर्सनल लव फॉर गॉड हेड, ठीक है, पर्सनल लव फॉर गॉड हेड। इसमें ये लोग लाइक कुछ अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस गाया करते थे, ठीक है,
गॉड के लिए ये कुछ अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस गाया करते थे, कवालीज वगैरह गाया करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से म्यूज़िक फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, म्यूज़िक और डिवोशन का आप कह सकते हो कि ये मिक्सचर फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसी को ही सूफिज़म बेसिकली कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद वर्शिप ऑफ आइडल्स, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वर्शिप ऑफ आइडल्स, जो कि आपको पता है कि मुस्लिम्स में वर्शिप ऑफ आइडल्स, और सूफीज़म में बेसिकली मैं कहूँगा कि सूफीज़म में वर्शिप ऑफ आइडल्स नहीं होता था, ठीक है। और वेयर एज जो भक्ति मूवमेंट है उसमें वर्शिप ऑफ आइडल्स होता था, राइट। और मिस्टिसिज्म, ये दोनों में कॉमन था। विजिट टू होली स्टोन्स, ये भी कॉमन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वर्शिप ऑफ आइडल्स, ये कॉमन नहीं था, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें कॉमन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रणथंबोर वॉज, तो रणथंबोर क्या था? ये एक राजपूत फोर्ट था, राइट। रणथंबोर वॉज अ राजपूत फोर्ट, और ये कहाँ पे है? राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, राइट। तो इस तरीके का ये पूरा किला था उस टाइम पे, रणथंबोर फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लाख बख्श वॉज अ टाइटल गिवन टू द रूलर, ठीक है। लाख बख्श टाइटल जो था वो किस रूलर को दिया गया था? तो लाख बख्श जो टाइटल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, ठीक है। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? तो ये था मोहम्मद गौरी का स्लेव, ठीक है। ये इसने इंडिया में रुका और इसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी, ठीक है। तो फिर इसने अपना जो एक तरीके से इसने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई? तो इसने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश कर रखी थी लाहौर में, ठीक है। और लाहौर के लोगों को ना इसने काफ़ी सारे, मतलब कहा जाता है कि ये इसने लैक्स ऑफ रुपीज़ इसने डोनेट किए थे, ठीक है। एक गिव अवे करे थे इसने लैक्स ऑफ रुपीज़, जो सिटीजन्स थे लाहौर के, ठीक है, जो यहाँ के सिटीजन्स थे उनको इसने लैक्स ऑफ रुपीज़ दिए थे। तो इसलिए जो सिटीजन्स हैं वो इसको किस सिटीजन्स ने एक्चुअली फिर इसको क्या टाइटल दिया? लाख बख्श का, यानी कि जो लाखों रुपए मतलब बख्श कर रहा है, यानी कि दान दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका टाइटल आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है कि विजयनगर एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? सो ही वॉज कृष्णदेव राय, ठीक है। आंसर इज कृष्णदेव राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ, ठीक है। जैसे कि रेड फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। तो रेड फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ ने इसको बनवाया था दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद जितने भी शाहजहाँ के बाद यानी कि जितने भी मुगल एम्परर्स आए थे, ठीक है, वो सब यहाँ पे ही रहा करते थे, ठीक है। उन सब का ये रेजिडेंस था, और वो सब यानी कि दिल्ली कैपिटल थी उस टाइम, मतलब इसके बाद से दिल्ली कैपिटल थी, और रेड फोर्ट में ही ये सारे जितने भी मुगल एम्परर्स थे ये रहा करते थे, ठीक है। तो जैसे कि ये सारे मुगल एम्परर्स हैं, लेकिन जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ ना वो एक्चुअली औरंगज़ेब के बाद ही डाउनफॉल इसका स्टार्ट हो गया था। यानी कि लास्ट अगर हम एक इन्फ्लुएंशियल और मतलब हम कहें कि जो मुगल एम्परर जिसकी थोड़ी बहुत पहुंच थी वो कौन था? औरंगज़ेब ही था, ठीक है। औरंगज़ेब के मरते ही 1707 में इसकी अराउंड डेथ हुई थी इसकी, औरंगज़ेब की। और औरंगज़ेब के जाते ही जो था मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि यानी कि जितने इसके औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए ना वो सब इनकेपेबल थे, मतलब कुछ दम नहीं था उनके अंदर, ठीक है। और जो लास्ट रूलर था, ठीक है, औरंगज़ेब का बेटा कौन था? बहादुर शाह था, ठीक है। बहादुर शाह, जफ़र नहीं, बहादुर शाह, ठीक है। सिर्फ बहादुर शाह बन कह सकते, बहादुर शाह इसका बेटा था औरंगज़ेब का, ठीक है। 68 के यानी उसकी एज थी अराउंड 68 जब वो गद्दी पे बैठा था, ठीक है। तो उसके बाद चलते फिर ये लास्ट जो है बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, ये बेसिकली लास्ट आपका मुगल एम्परर है, ठीक है। तो इसको जब ये बैठा हुआ था गद्दी पे, तो इसके बाद से फिर ये सीज हो गया, कि मतलब इसके बाद से फिर कोई रहा नहीं उसमें, रेड फोर्ट में फिर कोई नहीं रहने लगा। यानी इसके बाद से फिर जो अपने जो इंग्लिश थे, ठीक है, इंग्लिश मैन जो थे उन्होंने इस पे अपना हक जमा लिया था रेड फोर्ट पे, ठीक है। यानी कि उसके बाद से रेड फोर्ट में कोई भी मुगल एम्परर नहीं रहा इसके बाद से, बहादुर शाह जफ़र के बाद। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। यानी इसके ही लास्ट इसके टाइम तक ये सीज हो गया था रेड फोर्ट में, जो इसका रेड फोर्ट की जो प्रेजेंस रहा करती थी, जो मुगल प्रेजेंस रहा करती थी रेड फोर्ट में, वो किसके जाने के बाद सीज हो गई थी? तो बहादुर शाह जफ़र के बाद, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, अब नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे।
अब ये है कि खालसा वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है, खालसा किसने फाउंड किया था? सो ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने फाउंड किया था, ठीक है, सिख गुरु थे ये गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने फाउंड किया था क्या? खालसा, ठीक है। खालसा बेसिकली अच्छा, खालसा पहले सबसे पहले कि फाउंड कब किया था, तो ये मार्च आपका 1699 में, ठीक है, आपको याद रखने डेट भी, मार्च 1699 में इन्होंने फाउंड किया था क्या? खालसा। खालसा एक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, एक ग्रुप है जिसमें आपके सिंह और, ठीक है, जिसमें आपके सिंह और कौर्स होते हैं, ठीक है, सिंह और कौर, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा हो कि पंजाबी सिख्स में ये ना, ये अपने सरनेम ये होते हैं सिंह और कौर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली खालसा का पार्ट होते हैं, ठीक है। खालसा क्या है? बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अपने बाद जिसको एक ऑथराइज्ड एक अथॉरिटी बनाई थी, एक लीडरशिप जिसके बाद बनाई थी, वो दैट वाज खालसा, ठीक है। मतलब यानी कि जो खालसा मतलब जो सिखिज़्म को या फिर इसको लीड करेगा बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद, तो वो अथॉरिटी किसको दे दी गई थी? खालसा को दे दी गई थी, ठीक है। और ये दी किसने थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही दी थी, ठीक है। तो इसलिए इसी से ये खालसा इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? आनंदपुर साहिब, ठीक है, आनंदपुर साहिब, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेन है, ठीक है, किन्स के लिए? सिखिज़्म के लिए, ठीक है। सो खालसा वॉज फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। कब फाउंड किया था? 1699 में फाउंड किया था। कहाँ पे फाउंड किया था? आनंदपुर साहिब में फाउंड किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुरई वॉज, ठीक है। तो कौन सा दिल्ली जनरल था जिसने मदुरई तक गया था? ये बेसिकली ये कौन था? अपना मलिक कफूर था ये। हु वॉज द ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? संत तुकाराम, ठीक है। तुकाराम वॉज द ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, the foreign traveler who visited India during the Mughal period and who left us an expert's description of the Peacock Throne was, तो ये था ट्रेवेनियर, ठीक है। ट्रेवेनियर एक ट्रैवलर था जिसने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, 6 Voyages of J.B. ट्रेवेनियर, ठीक है, 6 Voyages of J.B. ट्रेवेनियर, इसने ये बुक लिखी थी। इसकी ये बुक से ही हमें पता चला, यानी कि 6 Voyages, यानी कि 6 Voyages का मतलब है कि ये इसने अराउंड 6 टाइम्स विजिट किया था इंडिया को, ठीक है। तो उसमें इसने एक अकाउंट लिख रखा है किसके बारे में? मुगल पीरियड के बारे में, और उसमें जो इसने पिकॉक थ्रोन देखा था, ठीक है, पिकॉक थ्रोन जो कि नादिर शाह ने किया था इसको, नादिर शाह ने इसको क्या किया था? चुराया था, राइट। उसके बाद से ये किसके पास रह गया था? ये मुगल्स के पास था ये, ठीक है। और इसको आगरा फोर्ट से दिल्ली भी लेके आया गया था। पहले ये आगरा फोर्ट में था, ठीक है, आगरा फोर्ट से फिर इसको दिल्ली के रेड फोर्ट में लेके आया गया था, ठीक है। आगरा फोर्ट से फिर इसको दिल्ली के रेड फोर्ट में लेके आया गया था, क्योंकि उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल थी तो उसके बाद कौन क्या था कि दिल्ली के रेड फोर्ट में ही सारे मुगल्स जो रहा करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आगरा फोर्ट से दिल्ली के रेड फोर्ट में लाया गया था कि इसको पिकॉक थ्रोन को, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन किस में मिलता है? 6 Voyages ऑफ J.B. ट्रेवेनियर, जो कि एक ट्रैवलर था ट्रेवेनियर, उसने ये बुक लिखी थी, ठीक है, ये फॉरेन ट्रैवलर था एक, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ऑन चॉइस लाइज बरिड इन, ठीक है। सो बाबर जैसे कि मुगल एम्पर था एक, जिसने बेसिकली मुगल एम्पायर जिसने स्टार्ट किया, तो वो बाबर ही था, ठीक है। अब इसका क्या है कि इसको 2 बार दफनाया गया था, ठीक है, यानी कि मरने के बाद इसको 2 बार दफनाया गया था। 2 बार कैसे? पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, ठीक है, पहले, यानी कि इसकी जो ग्रेव है, इसका जो ग्रेव है वो कहाँ पे है? वो आगरा में था पहले। फिर उसके बाद क्योंकि इसको जो काबुल में, जैसे कि काबुल से ही था ये, तो काबुल में इसको जो उसका एक गार्डन था, ठीक है, वो काफ़ी पसंद था, तो वो उसी गार्डन में वो ज़्यादा अपना टाइम बिताया करता था। तो ये गार्डन उसको काफ़ी पसंद था, तो इसलिए वो चाहता था कि मुझे इसी गार्डन में दफनाया जाए। तो एक्चुअली इसके मरने के बाद पहले तो इसको आगरा में ही दफना दिया था क्या, फिर इसके जो रिमेन्स थे उसको ले जाके कहाँ पे बरी किया गया था? तो उसको ले जाके बरी किया गया था काबुल में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज काबुल, ठीक है। यानी अब ये बात याद रखनी कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि कौन से मुगल एम्पायर को 2 बार दफनाया गया था, तो 2 बार बरी किया गया था, तो वो कौन है? बाबर, राइट। तो वो कौन सा है? बाबर।
और इसको सबसे पहले कहाँ पे दफनाया गया था, तो इसको पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद इसको काबुल में दफनाया गया था, ठीक है, यानी कि सेकंड ग्रेव इसकी कहाँ पे है, काबुल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज इन द ईयर, ठीक है, तो गोवा को कब कैप्चर किया गया था, तो इट वॉज इन द ईयर 1510, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि गोवा को कैप्चर पोर्तुगीज़ ने किया, कैसे किया, कब किया, ठीक है। तो पोर्तुगीज़ ने, जैसे कि आपको पता होगा कि वास्को द गामा आया था, ठीक है, पोर्तुगाल से वास्को द गामा आया था 1498 में, ठीक है। ये किस लिए आया था, तो ये एक्चुअली इंडिया की डिस्कवरी करना चाहता था, मतलब एक सी रूट खोजना के लिए निकला था इंडिया की तरफ, ठीक है, इंडिया के लिए, ठीक है, यानी कि पोर्तुगाल से इंडिया तक का ये सी रूट को डिस्कवर करने के लिए निकला हुआ था, ठीक है। सो 1498 में इसने फाइनली डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। इट वॉज मई में किया था इसने, मई 1498 में इसने सी रूट डिस्कवर कर लिया था, ठीक है, इसने सी रूट की डिस्कवरी करी थी, ठीक है, टू इंडिया, ठीक है, इंडिया तक इसने सी रूट की डिस्कवरी कर ली थी पोर्तुगल से। हुआ क्या था उसके बाद, यानी कि जब इनको सी रूट मिल चुका था, तो अब जितने भी यहाँ के जो लोग थे, जो इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, वो लोग अब इंडिया को विजिट कर सकते थे काफ़ी इजीली, ठीक है। तो उसी के ही लाइक इसने 1498 में इसने डिस्कवरी कर ली थी। उसके बाद 1510 में ये पोर्तुगाल गवर्नमेंट अपना फर्स्ट ऑफिशियल भेजती है, यानी कि फर्स्ट गवर्नर भेजती है, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जो इन्होंने इंडिया में भेजा वो कौन था, अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसने अपना फर्स्ट गवर्नर भेजा। और उसके बाद ही इसकी डेथ के बाद जो सेकंड गवर्नर आया था वो कौन था, अल्फोंसो दी अल्बुकरेक, ठीक है, अल्बुकरेक जो था वो सेकंड गवर्नर था। फर्स्ट गवर्नर वॉज अल्मीडा, ठीक है, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका फर्स्ट गवर्नर था, और अल्फोंसो डी अल्बुकरेक इनका सेकंड गवर्नर था, ठीक है, जो कि इंडिया में आए थे, ठीक है। अब ये तो रही बात कि ये लोग इंडिया में आए कब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1510 में ये ऑफिशियली इंडिया में आ चुके थे, आ गए थे उससे थोड़ा बहुत पहले भी, बट जो गवर्नर इनका आया था, यानी कि ऑफिशियली ये लोग 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, यानी गवर्नर आ गया तो यानी कि कैप्चर वो हो गया, ठीक है। तो गवर्नर जब आया तो उसने गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद पोर्तुगीज़ का कहा जाता है कि ये आए भी सबसे पहले थे और गए सबसे लास्ट में। तो ये गए कब है, 1510 में ये आए हैं ऑफिशियली, और 1961 में ये ऑफिशियली गए हैं यहाँ से, ठीक है। यानी एक ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी जिसमें कि 1961 में ये लोग इंडिया से गए हैं। सो समवेयर अराउंड की 450 ईयर्स तक इन्होंने ये लोग इंडिया में रहे हैं, ठीक है। जो कि इंग्लिश है वो अराउंड 200 ईयर्स तक रहे हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। और ये अराउंड 450 साल तक इंडिया में रहे हैं, ठीक है। जो पोर्तुगीज़ हैं वो 450 ईयर्स तक इंडिया में रहे हैं, ठीक है। 1510 में इनकी एंट्री हुई और 1961 में ये लोग इंडिया से गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। वास्को दी गामा आया, ठीक है, 1498 में इसने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया तक। उसके बाद ये दो गवर्नर आए थे, अल्मीडा और अल्बुकरेक, ठीक है, और 1510 में इसने अपना फर्स्ट गवर्नर भेजा था, तो तभी गोवा को कैप्चर इन्होंने कर लिया था। और उसके बाद 1961 में ये गोवा से गए हैं वापस, ठीक है, इंडिया से गए हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज द गुरु ऑफ शिवाजी, ठीक है। शिवाजी जो कि मराठा के काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल रूलर थे, ठीक है। तो इनके गुरु कौन थे, तो इनके थे गुरु रामदास, ठीक है, रामदास जी इनके गुरु थे शिवाजी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अमीर खुसरो वॉज अ म्यूजिशियन एंड, ठीक है, तो अमीर खुसरो जो थे वो कौन थे। अमीर खुसरो एक सूफी सेंट भी थे, पर्शियन एंड हिंदी राइटर भी थे, स्कॉलर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो थे ये एक डिसाइपल थे किसके, ये डिसाइपल थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के ये डिसाइपल थे, ठीक है। ये स्पिरिचुअल डिसाइपल थे उनके, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में इन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब से सीखा था। और ये एक इन्होंने और भी क्या क्या चीज़, जैसे इन्होंने तबला इन्वेंट किया था, ठीक है, खड़ी बोली इन्होंने इन्वेंट करी थी, ठीक है, तबला इन्होंने ईजाद किया था, खड़ी बोली इन्होंने इन्वेंट करी थी, राइट। उसके बाद ये राइटर भी थे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी क्या, जो हिंदुस्तानी जो बेसिकली म्यूज़िक है ना, हिंदुस्तानी जो घराना स्टाइल है, ठीक है, घराना स्टाइल यानी हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक है
उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हिंदुस्तानी जो अपना म्यूज़िक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, अमीर खुसरो का। इन्होंने काफ़ी सारा लिखा है, काफ़ी इन्होंने लाइक राग वगैरह लिखे हैं, ठीक है, पोइट्री वगैरह लिखे इन्होंने, ठीक है, जिसको आज तक भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में गाया जाता है, ठीक है। सो अमीर खुसरो काफ़ी एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, ठीक है, एक सूफी सेंट भी थे, पर्शियन राइटर भी थे, स्कॉलर भी थे, ठीक है, तो ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अ न्यू कॉइन कॉल्ड रुपया वॉज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ठीक है, तो रुपया किसने इशूड किया था, तो ये शेरशाह सूरी ने इशू किया था, ठीक है। रुपया किसने इशू किया था, तो ये शेरशाह सूरी ने इशू किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस पिकॉक थ्रोन, अगेन क्वेश्चन पिकॉक थ्रोन से आया, वॉज केप्ट इन द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग्स, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पिकॉक थ्रोन को कहाँ पे रखा गया था, सबसे पहले ये आगरा फोर्ट में था, ठीक है। आगरा फोर्ट से जब कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट किया गया तो इसको दिल्ली लाया गया, यानी कि पिकॉक थ्रोन को दिल्ली के फिर रेड फोर्ट में इसको शिफ्ट किया गया, रेड फोर्ट दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन आगरा फोर्ट तो नहीं होगा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी भी आगरा में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको दिल्ली में रखा गया था उसके बाद, ठीक है ना। तो एक तो रंग महल है और दूसरा दीवाने आम, तो इसको दीवाने आम में रखा गया था। अब दीवाने आम क्या था, दीवाने आम एक तरीके का हॉल था, ठीक है, जहाँ पे ये जितने भी लाइक जो एम्परर होता था वो बैठता था और वो ऑडियंस की सुनता था, यानी कि जो भी जितने भी लोग उसके दरबार में आते थे अपनी कुछ चीज़ें लेके कि, ठीक है, जितने भी उनकी कंप्लेंट्स वगैरह होती थी उन सबको लेकर वो इस दरबार में आते थे। तो दीवाने आम यानी कि पब्लिक के लिए ओपन था दरबार, तो यहाँ पे इस थ्रोन को, इस पिकॉक थ्रोन को रखा गया था और इसी पिकॉक थ्रोन पे ये एम्परर, मुगल एम्परर बैठा करते थे, ठीक है, और लोगों की जितनी भी उनकी कंप्लेंट्स वगैरह उन सबको सुना करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस जो था वो कौन सा था, ठीक है, तो ये था उनका तलवंडी, ठीक है। तलवंडी जो है वो गुरु नानक जी का क्या है, बर्थ प्लेस है। तो तलवंडी कहाँ पे है, तलवंडी जगह है कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान में। और अब इस जगह को क्या बोला जाता है, अब इस जगह का नाम चेंज कर दिया गया था काफ़ी टाइम पहले ही, तो इस जगह को क्या बोला जाता है, ननकाना साहिब, ठीक है, क्योंकि गुरु नानक जी के ही नाम पे इसको रखा गया था, तो ननकाना साहिब, ठीक है, ननकाना साहिब इस जगह का नाम अब प्रेजेंटली है, और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और भी सिखिज़म से रिलेटेड, जैसे कि अभी हमने देखा कि गुरु नानक जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में हुआ था पाकिस्तान में, जिसको अब ननकाना साहिब बोला जाता है, ठीक है। तो अब इनका देख लेते हैं कि लास्ट में इन्होंने अपना जो फेज़ था, यानी कि जब इनका डेथ हुई थी उससे पहले का जो फेज़ था कुछ लगभग 18-20 ईयर्स, तो वो इन्होंने कहाँ पे बिताए थे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने करतारपुर कॉरिडोर की जो है वो स्टार्ट किया है, राइट। करतारपुर कॉरिडोर यानी कि पाकिस्तान में अब जो भी रिलीजियस जो पिलग्रिम्स हैं वो पाकिस्तान में, करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे, पाकिस्तान में, तो वो लोग वहाँ पे जाके वर्शिप वगैरह कर सकते हैं, वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्टार्ट करी है प्राइम मिनिस्टर जी ने। सो अब देखते हैं करतारपुर कॉरिडोर ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, सिख रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। तो बेसिकली जैसे हमने देखा कि गुरु नानक जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो तलवंडी पाकिस्तान में इनका बर्थ हुआ, जिसको अब ननकाना साहिब बोलते हैं। और करतारपुर कॉरिडोर वो जगह है जहाँ पे इन्होंने जितना भी एनलाइटनमेंट मिलने के बाद, ठीक है, एनलाइटनमेंट मिलने के बाद इन्होंने जितनी भी प्रीचिंग करी, यानी कि जितना भी इन्होंने एक तरीके का पूरा बेस जो इन्होंने बनाया है ना सिखिज़म का, वो यहीं पे ही रहकर इन्होंने बनाया है, कहाँ पे, करतारपुर कॉरिडोर में, ठीक है। यहीं पे इन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट 18-20 ईयर्स बिताए हैं और यहीं पे इन्होंने सिखिज़म का पूरा बेस क्रिएट किया है, ठीक है। सो अब करतारपुर कॉरिडोर में ही, यानी कि करतारपुर में ही गुरु नानक जी ने इनको 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, यहाँ गुरु नानक जी ने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे सिखिज़म के लिए। सबसे पहला क्या है, कीरत करो, ठीक है, कीरत करो। सेकंड इज वंड चखो, एंड थर्ड इज नाम जपो, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। अब कीरत करो का मतलब है कि जितने भी जैसे जो लोग हैं उनको उसी प्रोफेशनल में एंगेज होना चाहिए, उसी प्रोफेशन में एंगेज होना चाहिए जिसमें वो अपना जो लाइवलीहुड है उसको एक प्योर तरीके से, यानी कि एक अच्छे तरीके से अर्न कर सकें, जिसमें कि कोई करप्शन वाला पैसा नहीं होना चाहिए, कोई भी इलिसिट वे से किया हुआ
इलिसिट वे से किया हुआ काम से कोई पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब एकदम प्योर प्रोफेशन होना चाहिए, प्योर तरीके से अर्न किया हुआ पैसा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा काम होना चाहिए जिससे अगर आपको कुछ आप में टैलेंट है तो वो दूसरों को भी सर्व किया जा सके, दूसरों को भी उसमें सिखाया जा सके, और मतलब अपना अपनी सोसाइटी का अपने फैमिली का वेलफेयर हो सके और सोसाइटी का भी वेलफेयर उससे हो सके। आप कोई ऐसा प्रोफेशन चुने, ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी कि ये अपने कर्म से रिलेटेड है, ठीक है। किरत करो कर्म से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है वंड चखो। इसका मतलब है कि जितने भी आपके पास वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ है, उसको आपको डोनेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि लोगों की सर्विस में उसको लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो गुरुद्वारों में ये लंगर का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है ना, तो लंगर वगैरह का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। लंगर का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुआ था, करतारपुर से ही, ठीक है। और वो गुरु नानक देव जी ने ही स्टार्ट किया था, कहाँ से, करतारपुर कॉरिडोर से, यानी कि करतारपुर साहिब में जब ये थे तब से इन्होंने लंगर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। और थर्ड इज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नाम जपो, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोग लाइक कीर्तन में एंगेज हो सकते हैं, ठीक है, चैंटिंग में एंगेज हो सकते हैं, और उसके बाद बुक्स पढ़ने में, इन सब चीज़ों में आप एंगेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आया था किसमें, नाम जपने में, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं किसके, सिखिज़्म के, ठीक है। सो अब ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो हमने गुरु नानक जी का ये डिस्कस किया कि इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो ये है तलवंडी में। और कब हुआ था इनका बर्थ, तो 1469 में इनका बर्थ हुआ था, और अराउंड 1539 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो 1469 में इनका बर्थ हुआ था कहाँ पे, तलवंडी में, ठीक है। और 1539 में इनकी डेथ हुई थी कहाँ पे, तो करतारपुर में, ठीक है। क्लियर है इतना पार्ट। अब एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे अभी यहीं पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सिख गुरुज हैं, जो 10, ठीक है, जो 10 सिख गुरुज हैं, हम उन सब के नाम भी इसमें इस सेशन में याद करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, नानक, अंगद, अमर, राम, ठीक है। नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जन, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, देन तेग बहादुर, गोविंद सिंह, ठीक है। सो हम कोई याद इसी फ्लो में करना है, नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह, ठीक है। तो इस फ्लो में या इस एक टोन में अगर आप लोग याद करोगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद रह जाएगा। मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। सो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 के 10 सिख गुरुज के नाम आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपको एक ऑर्डर में दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेंगे कि 5th कौन से हैं, 6th कौन से हैं, 10th कौन से हैं, ठीक है। तो याद रखना है, फर्स्ट कौन से हैं, तो गुरु नानक जी हैं, ठीक है। लास्ट कौन से हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट, अभी हम देख लेते हैं। जो ये 4th नंबर के हैं, ठीक है, यानी कि नानक, अंगद, अमर, राम, तो ये जो गुरु रामदास जी हैं, ठीक है, जो गुरु रामदास जी हैं, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, तो इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, याद रखना, जो गुरु रामदास जी हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी किसकी, जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। और एक चीज़ और याद रखना, हमने शायद वन लाइनर में डिस्कस किया था इसको, कि जो गोल्डन टेम्पल के लिए जो एक प्लेस है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे गोल्डन टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रखा है, तो इसके लिए वो प्लेस जो है वो किसने दिया था, ठीक है, तो वो अकबर ने, कौन से मुगल एम्परर ने दिया था, तो वो अकबर ने इनको ये जगह दी थी, ठीक है। ये जगह अकबर ने दी थी गुरु रामदास जी को कि वो यहाँ पे अपना गोल्डन टेम्पल बना सकते हैं, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, तो वो गुरु रामदास जी ने स्टार्ट करवाई थी, और वो अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुई, यानी कि अराउंड 15 to 16 सेंचुरी, ठीक है, 15-16 सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। सो ये इतना पुराना है ये गोल्डन टेम्पल, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गुरु रामदास जी ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी गोल्डन टेम्पल की, जो कि अमृतसर में है, और ये
इसके लिए जो प्लेस है यानी कि जो पूरा लैंड एरिया है वो किसने अलॉट किया था, तो वो कौन से मुगल एम्परर ने दिया था, तो वो अकबर ने इनको दिया था। उस अकबर ने खैर क्या ही दिया था, ठीक है, अकबर उस टाइम पे एम्परर था तो इसलिए एक तरीके से कि वो गवर्नमेंट की पावर है तो इसलिए जस्ट एक वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो एक यानी कि कौन से, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कौन से मुगल एम्परर ने एक तरीके के लैंड जो था वो गिव किया था गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो वो कौन था, अकबर था। बस इतना से हमें याद रखना है, अकबर ने लैंड दिया था और गुरु रामदास जी ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी गोल्डन टेम्पल की अमृतसर में। क्लियर है। और ये 10 सिख गुरुज के आपको नेम याद होगा, ठीक है। हमने अभी गुरु नानक जी का बर्थ और उनका 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लिए थे, तलवंडी और अपना कौन सा था, करतारपुर, ठीक है, ये चीज़ भी हमने देख ली। और खालसा के बारे में मैंने इस सेशन में देखा था कि खालसा के जो स्टार्ट जो किया था वो किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये सिखों के लास्ट जो गुरु थे, 10th गुरु थे। उसके बाद जितना भी इन्होंने यानी कि जितना भी इन्होंने बोला था कि अब जो भी जो आगे कोई गुरु लाइक एक ह्यूमन कोई गुरु नहीं आएंगे, ठीक है, जितना भी अब जो लाइक जो सीखा है जितना भी कुछ है वो एक तो स्पिरिचुअल बुक और प्लस क्या है जो खालसा इन्होंने पंथ बनाया था, ठीक है, खालसा पंथ जो बनाया उन्हीं से ही अब आगे पूरा ही आगे चलेगा, क्या सिखिज्म जो इतना भी आगे चलेगा वो एक तो स्पिरिचुअल बुक जो है इनकी उससे और दूसरा खालसा से ही आगे चलेगा, ठीक है। तो ये देख लिएगा हमने, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, ठीक है, तो फेमस कोहिनूर जो डायमंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, तो वो अपना गोलकोंडा जो कि कोल्लूर माइंस है, कोल्लूर माइंस आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से ये कोहिनूर डायमंड जो था वो निकला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑर्डर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, ठीक है, तो इसमें से कौन सा उसने फॉलो नहीं किया था ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। सो लैंड रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड इन काइंड, ये था उसमें। कल्टिवेटर शुड सेल द हार्वेस्टेड क्रॉप्स इन द फील्ड ओनली, ये भी था उसमें। मर्चेंट्स शुड सेल ऑल कमोडिटीज इन ओपन, ये भी था उसमें। मोर प्रिविलेजेस शुड बी गिवन टू खुद्स एंड मुकदमास, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पे अडॉप्ट की थी ताकि कि जो उस टाइम पे उसका जो ग्रेन्स वगैरह थी उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके और होर्डिंग ना हो सके, यानी कि लोग जो सेलर्स थे और जो ट्रेडर्स थे वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उसको होल्ड करके ना रख सकें और इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, ये एक फेयर प्राइस पे सेल हो सके। तो जैसा कि आज हमें फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह देखने को मिलती हैं, उस टाइप की कुछ चीज़ इसने अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम पे स्टार्ट करी थी, राइट। तो ये कुछ उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, तो एक्चुअली आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था हमें, ठीक है। इसमें हमने सिखिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हमने कवर करे, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं आज का सेशन। आज आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं edimo.in, टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारे edimo ऑफिशियल, आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी सारी बुक्स हैं एसएससी से रिलेटेड वो सारी आपको बुक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी, उनकी सबकी PDF हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को एड्यूमो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।